आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर अभी जुडिशरी के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और टॉपिक्स हैं उनकी एक सीरीज़ चल रही है। इसके पहले आईपीसी के ऊपर एक वीडियो बनाया गया था, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस थे उनको कवर किया गया था। वो पार्ट 1 था, उसका भी सेकेंड पार्ट आएगा। और अभी ये जो वीडियो बनाया गया है ये सीआरपीसी के ऊपर बनाया गया है। इसमें 5 ऐसे क्वेश्चन बताए गए हैं जो कि हमेशा आते ही आते हैं। प्री में या तो घुमा के पूछ लेंगे या 4 मार्क्स में 6 मार्क्स में मेंस में पूछ लेते हैं। तो अभी आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, सौदेबाजी का अभिभाग, ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हर साल इसको पूछना ही पूछना है। किसी भी स्टेट में इसको डाल देते हैं। मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया है मैंने। वो आपको 2 जुलाई को मिल जाएगा, सुबह 5 बजे उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा, तो उसको आप देख सकते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है RJS 2016, मतलब राजस्थान में पूछा गया था 2016 में। तो यहाँ पे तो सिंपल से लिख दिया है मैंने, क्योंकि MPCJ में पूछा गया था ये। लेकिन राजस्थान जुडिशरी में पता नहीं क्या है ऐसा कि क्वेश्चंस को इतना घुमा के पूछते हैं। अब जरा आप देखिए 2016 में इसको कैसे पूछा गया था। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत अभिभाग सौदेबाजी हेतु आवेदन एवं पारस्परिक रूप से समाधानप्रद निपटारे के लिए मार्ग निर्देशों से संबंधित प्रावधानों की चर्चा कीजिए। मतलब RJS में पता नहीं ऐसा क्या है कि क्वेश्चंस को बड़े घुमा के पूछा जाता है। अब MP जुडिशरी में तो ऐसा है कि क्वेश्चंस को नॉर्मली पूछ लेते हैं। तो मेन बात यह है यहाँ पे कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें तो खुद से प्रयास करें कि क्वेश्चन खुद ही बनाएं, कि इस मतलब जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो ज़रा दिमाग लगा के सोचें उसके बारे में कि इसको किस तरह से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। उससे क्या है, आपका ही प्रॉफिट होगा। नहीं तो कई बार क्या होता है कि सिंपली क्वेश्चन पढ़ा और आंसर रट लिया, और जब एग्ज़ाम देने जाते हैं और वहाँ पर क्वेश्चन सामने आता है तो फिर समझ में नहीं आता कि ये किस टॉपिक से पूछा गया है, कैसा पूछा गया है। तो जो भी टॉपिक पढ़ें तो स्वयं ही उससे क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें कि कैसे क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सौदेबाजी का अभिभाग का संक्षेप में वर्णन कीजिए, अथवा प्ली बार्गेनिंग क्या है, सभी संबंधित बिंदुओं को समाहित कर संक्षेप में बताइए। क्या दंड प्रक्रिया संहिता में शामिल अध्याय 21A की धारा 265F के अंतर्गत पारित निर्णय के विरुद्ध अपील हो सकेगी, अथवा प्ली बार्गेनिंग क्या है, इसके विस्तार एवं अनुप्रयोग का विवेचन करें, अथवा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत अभिभाग विपणन के प्रावधानों की विवेचना कीजिए, अथवा अभिभाग विपणन क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि प्ली बार्गेनिंग अर्थात सौदेबाजी का अभिभाग है क्या, फिर आगे बढ़ेंगे। तो प्ली बार्गेनिंग ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी दंडनीय अपराध के लिए आरोपित व्यक्ति अपना अपराध स्वीकार कर प्ली बार्गेनिंग की प्रक्रिया के माध्यम से कानून के तहत निर्धारित सज़ा से कम सज़ा प्राप्त करने के लिए अभियोजन से सहायता लेता है। अर्थात प्ली बार्गेनिंग या सौदेबाजी का अभिभाग कह लें, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यदि अपराधी अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो उसकी सज़ा कम, न्यूनतम 1/4 या 1/4 या बिल्कुल भी कम, जो कि जुर्माने के रूप में हो सकती है, कर दी जाती है। इसको आप चाहे तो आंसर के रूप में भी लिख सकते हैं या फिर कहीं कॉपी में साइड में भी लिख सकते हैं, जानने के लिए कि प्ली बार्गेनिंग आखिर है क्या। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 21 का आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा अतिस्थापित किया गया है। अर्थात ये पहले तो नहीं था, 2005 में से संशोधन के रूप में CRPC में जोड़ा गया है, जिसमें सौदेबाजी के अभिभाग के प्रावधान दिए गए हैं। इस अध्याय की धारा 265A प्रावधान करती है कि सौदेबाजी का अभिभाग उन मामलों में किया जा सकता है जिसमें धारा 173 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट में अभियुक्त के विरुद्ध मृत्यु, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक दंडादेश के अपराध से भिन्न अपराध का किया जाना प्रतीत होता है, या ऐसे मामलों से भिन्न मामलों में परिवाद किया गया है और उसमें अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका जारी हो चुकी है। अर्थात चैप्टर 21A जो है उसमें सेक्शन 265A से प्ली बार्गेनिंग या सौदेबाजी का अभिभाग स्टार्ट होता है, और सेक्शन 173 ऑफ CRPC इसके तहत जो चालान पेश होता है, जो FIR होती है, तो अभियुक्त के विरुद्ध मृत्यु, आजीवन कारावास या 7 साल से अधिक दंडादेश के अपराध से भिन्न, अर्थात ऐसे अपराध जिसमें यदि मृत्यु है या आजीवन कारावास या 7 साल से अधिक की सजा है, उनसे भिन्न, मतलब इन मामलों में तो प्ली बार्गेनिंग नहीं हो सकती। जो दिख रहे हैं मृत्यु, आजीवन कारावास, 7 साल से अधिक के जो मामले हैं, उनसे छोटे मामलों में ही प्ली बार्गेनिंग की जा सकती है। यही ये पार्ट कह रहा है। या फिर अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका जारी हो चुकी है। आदेशिका जारी अर्थात इशू ऑफ प्रोसेस, यदि जो भी अभियुक्त है, जो परिवाद किया गया है, एक तो FIR बेस पे हो गया 173 के तहत, और एक होता है परिवाद के माध्यम से जो 190 से स्टार्ट होता है।
तो इसमें यदि अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका जारी हो चुकी है, इश्यू ऑफ प्रोसेस, यदि अभियुक्त जो है उसे समन है तो समन भेज दिया गया है, या वारंट है तो वारंट भेज दिया गया है, तो उसके बाद भी प्ली बार्गेनिंग हो सकती है। परंतु यह प्रावधान देश की सामाजिक आर्थिक दशा को प्रभावित करने वाले अपराधों के विरुद्ध या महिला या 14 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के विरुद्ध किए गए अपराधों पर लागू नहीं होगा। अर्थात सामाजिक आर्थिक अपराध ऐसे अपराध जो सामाजिक दशा या आर्थिक दशा को प्रभावित करते हैं, वैसे ऐसे अपराधों को क्या है, सरकार क्या है अपना राजपत्र जो रहता है उसमें प्रकाशित करती है, वो बताती है उन अपराधों के बारे में कि कौन से अपराध सामाजिक या आर्थिक अपराध हैं। तो यदि ऐसे मामले हैं तो इनके विरुद्ध प्ली बार्गेनिंग नहीं हो सकती। दूसरा, यदि महिला के विरुद्ध कोई अपराध है तो उसमें भी प्ली बार्गेनिंग नहीं हो सकती। और यदि 14 वर्ष से कोई कम उम्र का बच्चा है तो उसके विरुद्ध कोई अपराध हुआ है तो वहाँ पे भी प्ली बार्गेनिंग नहीं हो सकती। अब बात करते हैं सौदेबाजी अभिभाग की प्रक्रिया। फर्स्ट, ऐसा अभियुक्त धारा 265B के अंतर्गत सौदेबाजी के अभिभाग के लिए आवेदन देगा। अर्थात जो आवेदन दिया जाता है कोर्ट में सेक्शन 265B के तहत दिया जाता है CRPC में, आवेदन के साथ यह शपथ पत्र होगा कि अभियुक्त ने दंड की प्रकृति व विस्तार को समझने के उपरांत स्वेच्छा से ऐसा आवेदन दिया है और वह पूर्व में इसी के समान किसी अपराध का दोष सिद्ध नहीं किया गया है। अर्थात वो जो भी आवेदन देगा उस पर एफिडेविट शपथ पत्र लगेगा, उसमें अभियुक्त लिखेगा कि मैंने जो कंडिकाएँ हैं पूरी पढ़ ली हैं अपने आवेदन की, और जो आवेदन दे रहा हूँ मैं अपनी स्वेच्छा से दे रहा हूँ, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मान लीजिए कि जो पीड़ित है धमका रहा है अभियुक्त को कि ये तू तो एक काम कर, उसको एक्सेप्ट कर कि तूने अपराध किया है, तो कोर्ट क्या है इन चीज़ों को भी देखता है कि स्वेच्छा से दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है आवेदन, और वहाँ पे पूर्व इसी के समान किसी अपराध का दोष सिद्ध तो नहीं किया गया है। अर्थात यदि पहले से किसी अपराध में उसकी दोष सिद्धि हो चुकी है, सजा हो चुकी है, तो ऐसा अपराधी क्या है पुनः फिर से प्ली बार्गेनिंग का आवेदन नहीं कर सकता नए मामले में। मतलब एक बार हो गया तो हो गया, यदि दोष सिद्ध हो चुका है पहले किसी मामले में तो वो प्ली बार्गेनिंग का आवेदन नहीं दे सकता। सेकंड, ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर न्यायालय लोक अभियोजक, परिवादी एवं अभियुक्त को नियत दिनांक पर उपस्थित होने के लिए सूचना देंगे। अर्थात आवेदन लगा दिया है, फिर कोर्ट क्या करेगा, लोक अभियोजक मतलब जो सरकारी वकील है पीड़ित की साइड से, और वो जो पीड़ित है परिवादी है, और अभियुक्त मतलब अपराधी, इनको एक डेट दे देंगे कि इस डेट को भैया आपको आना है, सूचना इनको दे देंगे, वहाँ पे क्या है मीटिंग लगाएंगे। फिर थर्ड, ऐसी नियत तारीख को न्यायालय अभियुक्त की कमरे में परीक्षा करेगा कि उसने स्वेच्छा से आवेदन दिया है या नहीं दिया है। जैसा कि हम ऊपर बात कर चुके हैं कि कोई जोर ज़बरदस्ती तो नहीं की गई है उसके साथ, तो क्या है बंद कमरे में इसका ट्रायल किया जाएगा कि भैया जो आवेदन आपने दिया है अपनी सहमति से दिया है, स्वेच्छा से दिया है कि नहीं दिया है, कोई जोर ज़बरदस्ती तो नहीं की गई है आपके साथ। ये चीज़ें क्या है कोर्ट उससे पूछेगा। फोर्थ, जब न्यायालय की संतुष्टि हो जाती है कि अभियुक्त ने स्वेच्छा से आवेदन किया है तो वह लोक अभियोजक को या मामले के परिवादी को एवं अभियुक्त को समय प्रदान करेगा कि वह मामले की संतुष्टिपूर्ण व्ययन कर ले, जिसमें आहत को प्रतिकर एवं व्यय शामिल होंगे। अर्थात कोर्ट क्या है फिर निर्देश देता है अभियुक्त को, और जो गवर्नमेंट एडवोकेट है, सरकारी जो वकील है लोक अभियोजक और परिवादी, इनको क्या आदेश जारी करते हैं कि आप आपस में बैठिए और सेटलमेंट की जो प्रोसेस है, जो भी आपको राशि चाहिए हो भैया अभियुक्त से पीड़ित मतलब अभियुक्त से अपराधी से जो भी राशि चाहिए हो आपको, तो वो आप मांग लीजिए और सेटल करिए इस मामले को यहाँ बैठ के। फिर जो भी निकलता है निष्कर्ष आपका उसके ऊपर फिर निर्णय दिया जाएगा। जब न्यायालय की ये संतुष्टि नहीं होती कि अभियुक्त ने स्वेच्छा से आवेदन दिया है या वह यह पाता है कि वह पूर्व में दोष सिद्ध किया गया है, तो वह न्यायालय संहिता के सामान्य प्रावधानुसार कार्रवाई करेगा। अर्थात न्यायालय अभियुक्त से पूछेगा उसकी स्वेच्छा से कि उसने आवेदन दिया है कि नहीं दिया है, तो फिर ठीक है आगे कार्रवाई की जाएगी उसके बाद। और यदि न्यायालय यह पाता है कि पूर्व में भैया झूठ बोला गया है, इससे तो पहले से अपराधी घोषित हो चुका है किसी मामले में, तो फिर क्या है वहाँ पे वो आवेदन को वहीं के वहीं खारिज कर दिया जाएगा और जो ट्रायल चल रहा था नॉर्मल वो वैसे का वैसा चलता रहेगा। सिक्स्थ, धारा 265C के अंतर्गत न्यायालय मामले के संतुष्टिपूर्ण बयान को लेखबद्ध किए जाने के लिए मीटिंग में भाग लेने हेतु लोक अभियोजक, पुलिस अधिकारी जिसने अन्वेषण किया है, अभियुक्त एवं परिवादी को सूचना जारी करेगा और पुलिस रिपोर्ट से भिन्न मामले में अभियुक्त एवं आहत व्यक्ति को इस हेतु सूचना देगा। अर्थात सेक्शन 265 के तहत यदि FIR पे है जो केस है तो उसमें क्या है लोक अभियोजक, पुलिस अधिकारी मतलब जिसने मामले का अन्वेषण किया है, जिसने जो रिपोर्ट तैयार की है, उसको अभियुक्त एवं परिवादी को सूचना जारी करेंगे। और यदि पुलिस रिपोर्ट से भिन्न है मतलब परिवाद दायर किया गया है तो वहाँ पे फिर अभियुक्त एवं आहत व्यक्ति जो पीड़ित है उसको सूचना देंगे। सेवंथ,
इस संपूर्ण कार्रवाई में अभियुक्त आहत व्यक्ति अधिवक्ता के साथ भाग ले सकता है। मतलब वो तो नॉर्मल सी बात है भैया, कोर्ट की कार्रवाई होगी तो जो पीड़ित है या जो अपराधी है अधिवक्ता के माध्यम से ही पूरी कार्रवाई में भाग लेंगे। 8 सेक्शन 265D के अंतर्गत न्यायालय वैन की रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें न्यायालय के प्रभारी अधिकारी एवं उन सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर होंगे जिन्होंने मीटिंग में भाग लिया था। अर्थात जिन्होंने मीटिंग में भाग लिया फिर उसका जो निष्कर्ष निकला वो क्या है, लेखबद्ध किया जाएगा और उसके बाद उन सभी के उस पर सिग्नेचर साइन लिए जाएंगे। 9 धारा 265 के अंतर्गत न्यायालय आहत व्यक्ति को प्रतिकर अधिनिर्णित करेगा एवं पक्षकारों को दंड की मात्रा पर सुनेगा, जिसके अंतर्गत धारा 360 परिवीक्षा अधिनियम 1958 या तत्सम प्रवृत्त विधि के उपबंधों का पालन करेगा। अर्थात प्ली बार्गेनिंग के सेटलमेंट के तहत कोर्ट जो भी प्रतिकर है, मतलब जो भी पीड़ित को दिया जाना जो राशि है वो तय करेगा एवं पक्षकारों को दंड की मात्रा पर सुनेगा, जिसके अंतर्गत धारा 360 क्या कहती है, सदाचार की परिवीक्षा, प्रोवेशन ऑफ गुड कंडक्ट। इसके अंतर्गत धारा 360 के अंतर्गत क्या होता है, सदाचार के तहत जो अपराधी है उसको क्या है, छोड़ दिया जाता है जुर्माने के तौर पर या नॉर्मली में से छोड़ दिया जाता है। सेक्शन 360 ऑफ CRPC या परिवीक्षा अधिनियम 1958 या उस समय कोई कानून है ऐसा तो उसको पालन करेगा। 10 दंड की मात्रा पर सुनने के बाद न्यायालय यह पाता है कि अभियुक्त द्वारा त्वरित अपराध के लिए विधि में न्यूनतम दंड देना आवश्यक है तो वह ऐसे न्यूनतम दंड के आधे तक का दंडादेश दे सकता है। अर्थात प्ली बार्गेनिंग के तहत क्या है, या तो सजा बिल्कुल कम कर दी जाती है या 1/4 कर दी जाती है या जुर्माने के रूप में कर दी जाती है। तो कोर्ट क्या पाता है कि ऐसा अपराध किया है अपराधी ने कि उसको थोड़ा बहुत दंड देना अति आवश्यक है, तो क्या है वो ऐसा न्यूनतम दंड आधे तक का दंडादेश दे सकता है। मतलब जो सजा है जैसे 2 साल की सजा है तो 1 साल की सजा दे सकता है। 11 दंड की मात्रा पर सुनने के पश्चात न्यायालय यह पाता है कि अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध में परिवीक्षा अधिनियम 1958 या धारा 360 दंड प्रक्रिया संहिता लागू नहीं होती या उसे उपवर्णित न्यूनतम दंड देने का प्रावधान लागू नहीं होता, तो न्यायालय अभियुक्त को उक्त दंड के 1/4 से दंडित कर सकेगा। अर्थात अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है कि उस पर परिवीक्षा अधिनियम भी लागू नहीं हो रहा है, धारा 360 भी लागू नहीं हो रही है जो बात करती सदाचार की परिवीक्षा की, और उपवर्णित न्यूनतम दंड देने का प्रावधान भी लागू नहीं हो रहा है वहाँ पे, मतलब जो आधी सजा है। तो कोर्ट क्या करेगा, फिर उसको 1/4 1/4 से दंडित कर सकेगा। मान लीजिए किसी अपराध में 4 साल की सजा है तो उसका 1/4 कितना हुआ, 1 साल हो गया, तो उसे वहाँ पे 1 साल की सजा दे दी जाएगी। 12 सेक्शन 265F के अंतर्गत निर्णय खुले न्यायालय में परिधान किया जाएगा जो कि हस्ताक्षरित होगा। ओपन कोर्ट होता है भैया, जो भी आना चाहे आ सकता है, लेकिन मजिस्ट्रेट चाहे तो भगा भी सकते हैं समय समय पे यदि कार्रवाई में बाधा हो रही हो तो यहाँ पे क्या न्यायालय खुले परिधान में दिया जाएगा। 13 ऐसे निर्णय के विरुद्ध कोई अपील रिट को छोड़कर नहीं होगी। अर्थात प्ली बार्गेनिंग में कोर्ट ने जो अपना निर्णय दे दिया है वह अंतिम निर्णय होगा, उसके विरुद्ध किसी भी हायर कोर्ट में, ना सेशन में, ना हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं हो सकती रिट को छोड़कर। अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 136 बात करता है याचिका की, वहाँ पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय से परमिशन लेनी पड़ती है विशेष तौर पर। यदि उच्चतम न्यायालय माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसकी परमिशन देता है तो फिर वहाँ पे अपील की जा सकती है। और इसी प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 और 227 बात करता है रिट याचिका की, अर्थात हाई कोर्ट से भी इसमें रिट याचिका लगा के परमिशन ली जा सकती है। जो भी निर्णय रहेगा हाई कोर्ट का उसके हिसाब से फिर कार्रवाई की जाएगी। 14 धारा 428 के अंतर्गत भुगत ली गई सजा का मुजरा किया जाएगा। अर्थात अपराधी की जो सजा रह गई है या उसने जो भी भुगत ली है उसको क्या है फिर सेटल कर दिया जाएगा बाद में। नंबर 2 अर्थदंड अदा न करने पर कारावास के दंड के क्या प्रावधान है और केवल अर्थदंड से दंडनीय अपराध की दशा में अर्थदंड अदा न करने पर कारावास की अधिकतम सीमा क्या है। उत्तर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 30 के अनुसार जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश का प्रावधान वर्णित है। इसके अनुसार किसी मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर इतनी अवधि का कारावास अधिनिर्धारित कर सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है, परंतु अवधि का धारा 29 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक नहीं होगी। अर्थात ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि जुर्माना नहीं दिया तो कारावास के क्या प्रावधान है वो बताना है यहाँ पे। तो दंड प्रक्रिया संहिता के 30 के अनुसार जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश।
अर्थात सेक्शन 30 पढ़ेंगे आप CRPC का, तो उसमें जुर्माना ना देने पर क्या प्रतिक्रम होगा, क्या दंडादेश होगा, ये बात बताई गई है। तो पहला तो यह है कि जो दंडादेश होगा धारा 29 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक नहीं होगा। अर्थात सेक्शन 29 आप पढ़ेंगे CRPC का, तो उसमें क्या मजिस्ट्रेट्स की पावर दी गई हैं कि कौन सा मजिस्ट्रेट कितनी सज़ा या कारावास दे सकता है। नंबर 1 पे आप देखेंगे कि सेशन जज कह लें उनको, इनके पास पावर है मौत की सज़ा देने की, फांसी की या आजीवन कारावास की। थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको CMM मिलेंगे, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और नीचे आएंगे तो आपको JMFC फर्स्ट क्लास मिलेंगे, JMFC सेकंड क्लास मिलेंगे। तो इनके पास क्या पावर है, तो जितनी पावर जिस मजिस्ट्रेट के पास है वो क्या है, उतनी ही सज़ा दे सकता है। तो यही पहला पॉइंट कह रहा है कि धारा 29 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक नहीं होगी, मतलब जुर्माना नहीं दिया है तो जिस मजिस्ट्रेट के पास केस चल रहा है और जितनी उसको पावर है मजिस्ट्रेट को, वो उतनी ही सज़ा दे सकते हैं उसको। जहां कारावास मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में अधिनिर्णित किया गया है, वहां उस कारावास की अवधि के 1/4 से अधिक ना होगी जिसको मजिस्ट्रेट उस अपराध के लिए न कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर दंड के तौर पर देने के लिए सक्षम है। अर्थात जहां मुख्य दंडादेश मतलब सज़ा भी हुई है और जुर्माना भी हुआ है। अब वहाँ पे क्या है कि जो अपराधी है जुर्माना नहीं दे पा रहा है, तो जो मुख्य दंडादेश है मतलब 4 साल की सज़ा हुई है जैसा कि ऊपर आपको बताया था, तो क्या है 1/4 1/4 सज़ा दे सकेंगे यदि उसने जुर्माना नहीं दिया है। तो 1/4 क्या है, 4 साल का 1 साल हो जाएगा, तो 4 साल तो चलेगी चलेगी, 1 साल और हो गई वो, तो ऐसी सज़ा उसको सुनाई जाएगी जुर्माना ना देने पर। भारतीय दंड संहिता की धारा 67 के अनुसार यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो तो वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए अधिरोपित करे सादा होगा, और वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे, निम्न मापमान से अधिक नहीं होगी। अर्थात जबकि जुर्माने का परिणाम 50 रुपये से अधिक ना हो, अर्थात जुर्माना 50 रुपये तक का है तो वहाँ पे 2 माह से अधिक की सज़ा नहीं दे सकते। जुर्माने का परिणाम 100 रुपये है, जहाँ जुर्माना 100 रुपये है वहाँ पर 4 महीने से ऊपर की सज़ा नहीं दे सकते, और यदि अन्य कोई दशा है तो वहाँ 6 महीने से अधिक की सज़ा नहीं दी जा सकती। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभियुक्त के परीक्षण का उद्देश्य क्या है? क्या न्यायालय संहिता की धारा 313 के अंतर्गत कथन में की गई संस्वीकृति के आधार पर दोष सिद्ध कर सकता है? क्या प्रकरण में लिखित अधिनियम से संबंधित प्रकरण में अभियुक्त के परीक्षण से अभिमुक्ति की प्रार्थना मंजूर की जा सकती है? अथवा अभियुक्त के परीक्षण का उद्देश्य क्या है? क्या न्यायालय संहिता की धारा 313 के अंतर्गत कथन में की गई संस्वीकृति के आधार पर दोष सिद्ध कर सकता है? अथवा अभियुक्त की परीक्षा क्या है, यह किस प्रक्रम पर वह किस प्रयोजन से की जाती है? अभियुक्त की परीक्षा के दौरान की गई स्वीकृति को किन परिस्थितियों में वह किस सीमा तक दोष सिद्ध का आधार बनाया जा सकता है? अर्थात यहाँ पे बात चल रही जो अपराधी है भैया उसका जो परीक्षण होना है कोर्ट में उसकी बात हो रही है यहाँ पे। पहले क्या होता है, जो पीड़ित होता है उसका परीक्षण होता है, उसकी गवाही होती है, फिर आता है अभियुक्त का नंबर। यहाँ पे क्या है, अभियुक्त से पूछा जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि सीधा उठा के मतलब किसी ने कंप्लेंट की तो उठा के सीधा जेल में डाल देंगे। तो अभियुक्त का परीक्षण यही होता है, उसको क्या है, एक मौका दिया जाता है, एक अवसर प्रदान करना कि भाई साहब आपके ऊपर ये चार्ज लगे हैं, आपको कबूल हो तो आपको सज़ा कर दे रहे हैं, और नहीं है तो फिर आगे की कार्रवाई बढ़ाएंगे, आप एविडेंस प्रूफ करिए। तो बस यही ये क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे। उत्तर, धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार। अच्छा, ये जो सेक्शन देख रहे हैं आप यहाँ पे सेक्शन 313, ये बहुत ही हटके एक सेक्शन है पूरी CRPC में। मतलब जब आप कोर्ट में जाते हैं, यदि जो भी आप प्रैक्टिशनर हों, जो लोग भी आप तैयारी कर रहे हैं जुडिशरी की, और कुछ लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, तो यदि आप प्रैक्टिस करते हो तो कोर्ट में आप देखते हैं कि हर चीज़ के लिए आवेदन लगता है। जैसे जो भी कार्रवाई होती है, प्रोसीडिंग होती है, अलग अलग सेक्शंस के अलग अलग एप्लीकेशन आवेदन होते हैं, तो कोर्ट में क्या है वो दिए जाते हैं। तो जब भी आप आवेदन देते हैं तो कोर्ट से पहले उसकी परमिशन मतलब लेनी पड़ती है, या अपने सामने वाले जो विरोधी आपका एडवोकेट होता है उसको भी आप इसकी एक कॉपी देते हैं। लेकिन सेक्शन 313 बात करता है अपराधी की परिवीक्षा की। इसमें क्या होता है, कोर्ट के पास पावर है कि उठा के कोई सा भी सवाल कर सकते हैं। यदि आप सेक्शन 313 का सब सेक्शन ए पढ़ें तो उसमें लिखा है, किसी प्रकरण में अभियुक्त को पहले से चेतावनी दिए बिना उससे ऐसे प्रश्न कर सकता है जो न्यायालय आवश्यक समझे। अर्थात कोर्ट जो भी उचित समझे उससे वैसे क्वेश्चन कर सकता है। पहले से कोई चेतावनी नहीं दी जाएगी उसको कि ये पूछेंगे। जैसे आप गवाही करवाते हैं तो एडवोकेट क्या समझा देते हैं अपने जो भी उसका पक्षकार रहता है कि ये क्वेश्चन कर सकते हैं,
तो तैयारी कर लो अभी से, ये जवाब देना है। लेकिन यहाँ क्या कोर्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि अपराधी जो है वो समझ ही नहीं पाता कि क्या हो रहा है उसके साथ। कोर्ट क्या है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी कर लेता है उससे, बिना चेतावनी दिए, बिना कोई नोटिस दिए। एक केस भी ऐसे रिलेटेड, अवतार सिंह बनाम पंजाब 2002 SCC 419। तो अभियुक्त के परीक्षण का उद्देश्य है कि अभियुक्त को एक अवसर प्रदान करना, क्योंकि वह उन दशाओं को स्पष्ट कर सके जो साक्ष्य में उसके विरुद्ध प्रतीत हो रही हैं। महाराष्ट्र राज्य बनाम सुखदेव सिंह 1992-3 SCC 700 के बाद में अभियुक्त ने अपनी दोषिता का अभिवाद किया है। वहाँ अभियुक्त द्वारा किसी भी प्रकरण पर की गई संस्वीकृति या स्वीकृति के आधार पर, चाहे वह धारा 313 के अधीन कथन करने का प्रकरण क्यों न हो, दोष सिद्धि की जा सकती है। यद्यपि अभियुक्त के दोषी होने के अभिवाद पर विचार करते समय न्यायालय को यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी और सतर्कता का सहारा लेना चाहिए कि दोषी होने का अभिवाद स्पष्ट और बिना किसी शर्त का है तथा तथ्यों की स्वीकृति से अपराध का निर्माण होता है। मद्रास उच्च न्यायालय ने एक मामले में कहा कि धारा 313 समन मामलों को लागू नहीं होती, परंतु मोहम्मद हुसैन 1941 कलकत्ता के बाद में कहा गया कि यह संक्षिप्त विचारण को कोंदेवा बालाजी 1942 बॉम्बे LR 695 के बाद में कहा गया कि समन मामले में, तथा मोहम्मद हुसैन सुप्रीम सियाराम 1934-57 इलाहाबाद 666 के मामले में कहा गया कि यह धारा लागू होती है। परकाम में लिखित अधिनियम के अंतर्गत अपराध दंड की मात्रा के आधार पर समन मामला प्रतीत होता है, अतः अभियुक्त को परीक्षण से अभिमुक्ति देना न्यायालय के विवेक पर निर्भर है। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ना, ये मेन बात तो यहाँ पे आप डिस्कस कर चुके हैं, पूरा मतलब जो लैंडमार्क जजमेंट हैं उनके ऊपर डिपेंड है। तो कृपया कर इन केस को आप रीड करें, जितने भी केस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे इस मामले को पूरा, जो भी इसके प्रावधान हैं उनको आप अच्छे से समझ पाएंगे। फोर्थ, प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या है, परिवाद और प्रथम सूचना रिपोर्ट में क्या अंतर है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के साक्षिक महत्व का उल्लेख कीजिए, अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या है, इसका साक्षिक महत्व का वर्णन कीजिए एवं एक ऐसा उदाहरण निर्णय जनित विधि के आधार पर दीजिए जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने में हुए विलंब को महत्वहीन माना गया है। अर्थात यहाँ बात हो रही है FIR की, जो धारा 154 CRPC में पुलिस FIR लिखती है उसके बारे में, और परिवाद सेक्शन 190 आप देखेंगे CRPC का, तो वहाँ से आपको देखना स्टार्ट हो जाएगा, परिवाद के बारे में आप जान जाएंगे। परिवाद क्या है, मजिस्ट्रेट के सामने सीधा किया जाता है। परिवाद कब किया जाता है, जब पुलिस FIR नहीं लिखती है तब परिवाद किया जाता है, या कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ सीधा परिवाद किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 में संज्ञेय मामले में इत्तला प्रथम सूचना इत्तला कहलाती है। संज्ञेय मामले अर्थात ऐसे मामले जो गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें हम संज्ञेय मामले कहते हैं। संज्ञेय मामले की FIR होती है हमेशा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को। आप थाने में देखेंगे तो आपको 2 रजिस्टर मिलेंगे वहाँ पे, एक होता है FIR रजिस्टर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रजिस्टर, जिसमें संज्ञेय मामलों की रिपोर्ट लिखी जाती है, और दूसरा होता है NCR रजिस्टर, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रजिस्टर। इसमें क्या है, असंज्ञेय मामलों की कच्ची रिपोर्ट लिख ली जाती है। तो इसकी परिभाषा दंड प्रक्रिया संहिता में नहीं दी गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की परिभाषा निम्नानुसार दी जा सकती है। पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को संज्ञेय अपराध की दी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट कहलाती है। अर्थात जो भी भार साधक अधिकारी TI SI जिसके जो भी इंचार्ज है थाने का, उसको दी गई जो रिपोर्ट है संज्ञेय मामले की, वो क्या है, FIR कहलाती है। संहिता की धारा 154 के अनुसार संज्ञेय अपराध के किए जाने की सूचना किसी पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को मौखिक दी गई है तो उसके द्वारा या उसके निर्देशाधीन लेखबद्ध की जाएगी और इत्तला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी। अर्थात जितने भी इत्तला दी है उसको पढ़कर सुनाई जाएगी, भैया ये चीज़ें लिख दी हैं FIR में। अथवा लिखित रूप में दी गई है तो उस व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षरित हो जाएगी तथा उसका सार ऐसी पुस्तक जो उस अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे में प्रविष्ट किया जाएगा। धारा 154A, ऐसी इत्तला की एक प्रतिलिपि उस व्यक्ति को निःशुल्क दी जाएगी। मतलब जो भी FIR है, एक तो क्या है, वहाँ पे लेखबद्ध कर ली जाएगी और उसकी कॉपी जो है जिसने भी लिखवाई है उसको दे दी जाएगी। यदि किसी थाने के भार साधक पुलिस अधिकारी के द्वारा किसी व्यक्ति की इत्तला अभिलिखित करने से इनकार किया जाता है तो वह ऐसी इत्तला का सार डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है। अर्थात यदि पुलिस अधिकारी मतलब FIR लिखने से मना कर रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, तो क्या है, आप डाक के द्वारा, मतलब जो पोस्ट है उसके द्वारा लिखकर भी जो SP है जिले का उसको आप भेज सकते हैं।
वो क्या है, वो भी एक प्रकार से शिकायत FIR कहलाएगी आपकी। ऐसी इत्तला से यदि किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट हो तो वह या तो स्वयं मामले का अन्वेषण करेगा या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस संहिता द्वारा उपबंधित रीति में अन्वेषण किए जाने का निर्देश देगा और ऐसे पुलिस अधिकारी को थाने के भार साधक अधिकारी की सभी शक्तियां प्राप्त होगी। अर्थात जैसे पुलिस FIR नहीं लिख रही है तो क्या है, डाक द्वारा पोस्ट ऑफिस में जाकर SP को आप कंप्लेंट भेज सकते हैं। फिर SP क्या है, इत्तला से किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है, यदि उनको लगता है कि अपराध वहाँ पे हुआ है तो या तो वो स्वयं इसका अन्वेषण करेंगे जो SP महोदय रहेंगे, या फिर वो उस थाने के अधिकारी को इसकी सूचना देंगे कि इसके ऊपर जांच करो, वो बंधित रीति के अनुसार अन्वेषण किए जाने का निर्देश देगा। और या फिर ऐसे पुलिस अधिकारी को थाने के भार साधक अधिकारी की सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी। या फिर यदि ऐसे किसी अधिकारी को वो नियुक्त करते हैं SP, तो क्या है, उनके पास भी सभी पावर्स होंगी ऐसी जो एक थाने के अधिकारी के पास होती हैं, जो TI के पास होती हैं। वो सभी शक्तियाँ उस व्यक्ति के पास होंगी, उस अधिकारी के पास, जो भी उसका अन्वेषण करेगा मामले का। धारा 154(3), ये 7 पर ध्यान मत देना, गलती से लिखा गया। अनेक ऐसे अपराध घटित होते हैं जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने में विलंब होता है। जैसे बलात्कार के मामले में बदनामी के डर से बहुत समय सोचने विचारने में गुजर जाता है। ऐसे प्रकरणों में स्त्री की निजता जुड़ी होती है। अर्थात कई मामले ऐसे होते हैं जैसे रेप के होते हैं, तो उसमें क्या है, बदनामी की डर से क्या है, जो महिला होती है वो क्या है, कंप्लेंट नहीं लिखा पाती हैं कि कहीं बदनामी ना हो जाए। तो ऐसे मामलों की बात यहाँ पे चल रही है। जहाँ 5 दिन की देरी प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने में हुई है, उसके कारण का अभिलेख पर लाया गया। मतलब यह रिपोर्ट हुई है रेप के मामले में, तो देरी से क्यों हुई है, ये कारण वहाँ पे बताना पड़ेगा। ऐसे में देरी अभियोजन मामले में संदेह का कारण नहीं बनती। मतलब यदि ऐसी देरी हो गई है तो मतलब ये नहीं समझा जाएगा कि मतलब कोई झूठा आरोप लगाया जा रहा है, ऐसा वहाँ पे नहीं समझा जाएगा। मतलब यदि जो महिला है वो झूठा फंसाने का प्रयास कर रही है, तो यदि देरी हो रही है तो वहाँ पे ऐसा नहीं माना जाएगा, संदेह ऐसा नहीं बनेगा वहाँ पे। वैसे एक नई गाइडलाइन आई है सुप्रीम कोर्ट की। वो गाइडलाइन कुछ ऐसी है कि जहाँ रेप के मामलों में 1 महीने से ऊपर के बाद कंप्लेंट की गई है, वहाँ पे क्या है, जो अभियुक्त है, अपराधी है, उसे क्या है, जमानत दे दी गई है। कई बार क्या होता है कि बहुत ही रेयर है कि रेप के मामले में किसी को जमानत मिल जाए जब तक ट्रायल चल रहा है, जो भी उसका डिसीजन निकलता है। लेकिन जहाँ पे 1 महीने की देरी हो रही है, तो वहाँ पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है वहाँ पे कि वहाँ पे अभियुक्त को छोड़ दिया जाए। मतलब यदि वो केस आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। अच्छी लॉ से जुड़ी हुई पोस्ट डालते हैं वहाँ पे। जो अभी आप ये देख रहे हैं वीडियो, इसकी भी PDF बना के वहाँ पे डाल दी जाएगी, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपका ही फ़ायदा है। आपको वहाँ पे बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। तो ऐसी देरी अभियोजन मामले में संदेह के कारण नहीं बनती है। संतोष बनाम स्टेट ऑफ MP 2009 MP ST 196। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2D के अनुसार परिवाद से तात्पर्य मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई है। जैसा कि ऊपर आपको बताया था, एक FIR होता है, एक परिवाद होता है। परिवाद क्या है, सीधा मजिस्ट्रेट के सामने किया जाता है जब कहीं से किसी को सहायता नहीं मिलती है, ना पुलिस सुनती है, ना SP सुनते हैं, ना कोई सुनता है। तो ये फिर पूरा पीड़ित व्यक्ति क्या परेशान होकर फिर जाता है मजिस्ट्रेट के पास। किए जाने की दृष्टि से उसको मौखिक या लिखित रूप में दिया गया वह अभिकथन है जिससे यह स्पष्ट होता है कि किसी व्यक्ति ने चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात अपराध किया है, किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है। अर्थात कोई भी पीड़ित है, मजिस्ट्रेट के सामने जाता है, वो कोई शिकायत करता है कि मेरे साथ अपराध हुआ है। अब ऐसा व्यक्ति जिसने अपराध कारित किया है वो ज्ञात हो या ना ज्ञात हो, ठीक है ना, इसके अंतर्गत आता है, परिवाद के अंतर्गत। लेकिन जो पुलिस रिपोर्ट है इसके अंतर्गत नहीं आती है, वो अलग चीज़ हो जाती है, जो FIR होती है। अब बात करते हैं अंतर, परिवाद तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR में क्या अंतर है। परिवाद संज्ञेय या असंज्ञेय दोनों प्रकार के अपराध के संबंध में किया जा सकता है, जबकि FIR केवल संज्ञेय अपराध के मामले में ही की जा सकती है। परिवाद मजिस्ट्रेट से किया जाता है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट उस थाने के भार साधक अधिकारी को लिखवाई जाएंगी जिसकी सीमा में वह अपराध किया गया है। अर्थात जो अधिकार क्षेत्र है थाने का, जिसकी सीमा के अंदर वो अपराध हुआ है, वहीं पे वो FIR लिखाई जा सकती है। लेकिन एक बात और बता दूं कि एक 0 FIR भी होती है, ठीक है ना, वो कहीं भी लिखवाई जा सकती है किसी भी थाने में। फिर वो 0 FIR क्या है, ये आपका अधिकार है कि आप पुलिस को 0 FIR लिखनी पड़ेगी, भले ही अपराध कहीं भी हुआ हो। जैसे ट्रेन में हम कई बार देखते हैं, तो वहाँ पे क्या है, पुलिस को FIR लिखनी पड़ेगी। फिर उसका काम ये बनता है कि जहाँ पे वो
घटना हुई है, जहाँ पे वारदात हुई है, जहाँ का क्षेत्राधिकार है, फिर उसको मामला वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दे, तो वहाँ की पुलिस उस पर कार्रवाई करे। लेकिन FIR तो लिखनी पड़ेगी भैया। तो जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट उस थाने के वार्तातक अधिकारियों को लिखवाई जाएंगी जिसकी सीमा में अपराध किया गया है। परिवार दायर करते ही मजिस्ट्रेट को उस मामले में संज्ञान प्राप्त हो जाता है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट करने से मजिस्ट्रेट को उस मामले में संज्ञान प्राप्त नहीं होता। मतलब जो परिवार होता है सीधे मजिस्ट्रेट के सामने होता है। अब FIR क्या है, पहले थाने में होती है, फिर वो 60 दिन का और 90 दिन का टाइम रहता है। ज़्यादा गंभीर मामला है तो 90 दिन का टाइम रहता है वहाँ पुलिस के पास चालान पेश करने के लिए। तो 90 दिन बाद फिर मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि अरे ऐसा कांड हो गया और वैसे छोटे मामलों में 60 दिन का रहता है, तो 60 दिन बाद वहाँ पता चल पाता है। तो वहाँ पे क्या है, फिर देरी होती है मजिस्ट्रेट को वहाँ पे संज्ञान प्राप्त होने में। पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट को परिवाद नहीं माना जाएगा, जबकि एक पुलिस अधिकारी धारा 154 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। मतलब जो पुलिस जो चालान पेश करती है 173(2) के तहत, उसको परिवाद नहीं माना जाएगा, ठीक है ना, उसको FIR का चालान ही माना जाएगा कुल मिला के। और पुलिस अधिकारी धारा 154 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। मतलब जो 154 के अंतर्गत जो लिखबद्ध करते हैं शिकायत, वो FIR कहलाती है। 5th, जब कोई परिवाद मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो इस परिवाद के फलस्वरूप पुलिस अधिकारी को अन्वेषण की शक्ति प्राप्त नहीं होती जब तक मजिस्ट्रेट अन्वेषण का आदेश ना दे, किंतु प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवाते ही पुलिस अधिकारी को बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के उस मामले में अन्वेषण करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अर्थात जब मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट की जाती है, परिवाद दायर किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट क्या है, फिर वहाँ पे सशक्त करते हैं किसी अधिकारी को कि भैया इस मामले का अन्वेषण करो। ऐसे पावर नहीं है पुलिस के पास। यदि परिवाद के माध्यम से कोई केस आया है तो पुलिस वहाँ पे अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक मजिस्ट्रेट उसको पावर ना कर दे, मतलब पावर ना दे इस बात की, उसको सशक्त ना कर दे इस बात के लिए। किंतु प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवाते मतलब जैसे ही FIR लिखाएगी पुलिस के पास पावर आ गई है पूछताछ करने की, जांच छानबीन करने की, सब कुछ करने की। जो भी काम दाम दंड भेद हैं सबका प्रयोग करेगी पुलिस वहाँ पर जाँच करने के लिए। प्रथम सूचना रिपोर्ट का साक्ष्यिक महत्व है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की सुसंगतता भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8, 11, 32 एवं 157 में दी गई है। अर्थात पुलिस रिपोर्ट कब सुसंगत है, सुसंगत मतलब सही है, इसकी बात की गई है एविडेंस एक्ट के सेक्शन 8, 11, 32(1) एवं 157 में। उठा के देखिएगा, जब एक साथ इतनी चीज़ें फ्री में मिल रही हैं तो क्यों छोड़ें उनको। यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो उनको भी उठा के देखिएगा, नहीं आया समझ में तो कमेंट करिएगा, नहीं तो एविडेंस पे भी आएंगे धीरे से। अगला, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट देने वाले के आचरण का एक हिस्सा होती है और कभी कभी अपराधी के आचरण के बारे में कुछ बातें इंगित करती है। धारा 11 भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में संभावनाओं को नकारने अथवा पुष्ट करने के लिए साक्ष्य के रूप में सुसंगत होती हैं। जब सूचना देने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती हो तो यह सूचना धारा 32(1) में मृत्युकालिक कथन के रूप में ग्राह्य हो सकती हैं। अर्थात जब रिपोर्ट करने वाला मर गया हो तो ये बड़ी भयंकर चीज़ है, ये है ना, मृत्युकालिक कथन। ये इतनी भयंकर चीज़ है कि कोई बोल के चल जाए ना, उसका काम हो जाए तो मतलब सामने वाला जाना ही जाना है। खासकर दहेज प्रताड़ना में तो बहुत मिलता है। जैसे किसी को महिला है आग लगा दी तो क्या है, कई बार उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, वहाँ पे फिर क्या है पुलिस बयान दर्ज करती है। या कई बार बहुत रेयर देखा गया है कि मृत्युकालिक कथन, क्योंकि ऑन द स्पॉट ज़्यादातर लोग मर ही जाते हैं मर्डर के मामले में, बहुत ही रेयर है कि बच जाएं। तो ऐसे लोग क्या है जो हॉस्पिटल में डॉक्टर से भी बोल दें वो कि हमको इस व्यक्ति ने मारा है, तो वो बयान ही बताया मृत्युकालिक कथन बन जाता है और वो पर्याप्त आधार होता है किसी को सजा करवाने का। तो आइए देखते हैं, क्योंकि धारा 32(1) में सुसंगत होने वाला कथन मौखिक एवं लिखित किसी भी रूप में हो सकता है। सुसंगत है ये, देखिए यहाँ पे लिखा है सुसंगत होने वाला कथन मौखिक एवं लिखित किसी भी रूप में हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो लिख के ही जाए, उसने मौखिक रूप से ही बोल दिया है कि इसने मुझे मारा है तो भैया उसका काम वहीं के वहीं हो गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट यदि मृत्यु के कारण को बता रही हो तो वह चाहे पुलिस की क्यों ना दी गई हो, यह मृत्युकालिक कथन के रूप में सुसंगत हो सकती है, अर्थात होती है, वो तो शक्ति वक्ति वाला काम नहीं है वहाँ पे। प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी भी अन्य धारा में चाहे सुसंगत ना हो, परंतु धारा 156, 57, 145 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य की पुष्टि अथवा खंडन के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। अगला, परिवाद पर मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान लेने की प्रक्रिया क्या है, स्पष्ट कीजिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 मजिस्ट्रेट को परिवाद प्राप्त होने पर अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त करती है। इस प्रकार परिवाद प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट धारा 200 के अंतर्गत परिवादी की ओर
यदि कोई साक्षी उपस्थित है तो उसकी शपथ पर परीक्षा करेगा, जिसका सारांश लेखबद्ध किया जाएगा। अर्थात धारा 190 में परिवाद दायर किया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने, और 200 से स्टार्ट होता है जो भी मतलब परीक्षण होता है, गवाही होती है, सेक्शन 200 से स्टार्ट होती है। 200 के अंतर्गत परिवादी की ओर यदि कोई साक्षी उपस्थित है तो उसकी शपथ पर परीक्षा करेगा, जिसका सारांश लेखबद्ध किया जाएगा, और जो भी मतलब उनके गवाही होगी उसको क्या है लेखबद्ध कर लिया जाएगा, और परिवादी तथा साक्षियों द्वारा तथा मजिस्ट्रेट द्वारा भी हस्ताक्षरित किया जाएगा, सबके साइन होंगे वहाँ पे। परंतु यदि परिवाद अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करने वाले लोक सेवक द्वारा या न्यायालय द्वारा लिखकर किया जाता है या मजिस्ट्रेट जांच या विचारण के लिए मामले को धारा 192 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले कर देता है, तो मजिस्ट्रेट द्वारा परिवादी या साक्षियों की परीक्षा करना आवश्यक न होगा। अर्थात यदि केस को किसी अन्य मजिस्ट्रेट के यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया है तो वहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि उनकी साक्षियों की परीक्षा करना वहाँ पे आवश्यक हो। परंतु यह और कि यदि मजिस्ट्रेट परिवादी या साक्षियों की परीक्षा करने के पश्चात मामले को धारा 192 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले कर देता है तो बाद वाले मजिस्ट्रेट के लिए उनको फिर से परीक्षा करना आवश्यक ना होगा। मतलब वहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि फिर से उनका परीक्षण किया जाए या फिर से उनकी गवाही करवाई जाए। धारा 201 के अंतर्गत यदि परिवाद ऐसे मजिस्ट्रेट को किया जाता है जिसे उस अपराध का संज्ञान करने की अधिकारिता नहीं है, तो यह परिवाद लिखित में हो तो मजिस्ट्रेट परिवादी को उस पर लिखित प्रश्नांकन के साथ समुचित न्यायालय में पेश करने के लिए लौटा देगा, और यदि परिवाद लिखित में नहीं है तो वह परिवादी को उचित न्यायालय में जाने का निर्देश देगा। अर्थात यदि कंप्लेंट जो परिवाद है लिखित रूप में है तो मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, परिवादी को प्रश्नांकन के साथ बोलेंगे कि भैया उस न्यायालय में पेश होगा और उसको उस न्यायालय में भेज देंगे। और यदि परिवाद लिखित में नहीं है तो फिर परिवादी को क्या है ये सलाह देंगे कि ये यहाँ पे अधिकार नहीं है इसका, ये यहाँ पे नहीं लग पाएगा आपका मामला, उस कोर्ट में जाइए आप, जो भी क्षेत्राधिकारी जिसकी अधिकारिता है वहाँ पे आपका मामला सुना जाएगा। मजिस्ट्रेट इस प्रकार परिवाद प्राप्त होने पर अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका का जारी किया जाना मुलतवी करवा सकता है। आदेशिका का जाना इशू ऑफ प्रोसेस, अर्थात समन है तो समन भेजेंगे, वारंट है तो वारंट भेजेंगे, और स्वयं ही मामले की जांच कर सकता है या पुलिस अधिकारी द्वारा या अन्य व्यक्ति द्वारा अन्वेषण किए जाने का निर्देश दे सकता है। मजिस्ट्रेट चाहे तो खुद भी उसकी जांच कर सकते हैं या पुलिस अधिकारी को ऑर्डर दे सकते हैं इसकी जांच करो, या कोई अधिकारी है उससे भी उसकी जाँच करवा सकते हैं। परंतु अन्वेषण का निर्देश मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होने पर कि वह अपराध अनंतः सेशन न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है या न्यायालय से भिन्न परिवादी की दशा में परिवादी की परीक्षा करने उसके साक्षियों समेत नहीं की गई है तो नहीं दिया जाएगा। अर्थात यहाँ पे तो जांच के आदेश दे दिए हैं, यहाँ पे निर्देश दे दिए हैं, परंतु यहाँ पर मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि जो मामला है वो सेशन जज द्वारा सुना जाना चाहिए या न्यायालय से भिन्न परिवादी की दशा में परिवादी की परीक्षा उसके साक्षियों समेत नहीं हुई है, तो कोर्ट क्या है ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकता। और इस प्रकार मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होने पर कि वह अपराध अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो वह परिवादी से अपने सब साक्षियों को उपस्थित होने को कहेगा और उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा। धारा 202, यदि मजिस्ट्रेट को जांच या अन्वेषण के पश्चात यह प्रतीत होता है कि कार्रवाई करने के पर्याप्त आधार नहीं है तो वह परिवाद को खारिज कर देगा और कारणों को भी अभिलिखित करेगा। मतलब प्रतीत हो रहा है कि केस नहीं बन रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे परिवाद को खारिज कर दिया जाएगा और क्यों किया है वो कारण भी लिखे जाएंगे। धारा 204 के अंतर्गत जब मजिस्ट्रेट की राय में कार्रवाई करने के पर्याप्त आधार हैं तो समन या वारंट जारी करेगा। अर्थात परिवाद ले लिया है और लग रहा है वहाँ पे कि कार्रवाई होनी चाहिए इसके ऊपर, तो क्या है जो भी अपराधी है अभियुक्त है उसको समन या वारंट जारी करेंगे। अभियुक्त के विरुद्ध तब तक कोई समन या वारंट जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अभियोजन के साक्ष्यों की सूची फाइल नहीं कर दी जाती। मतलब जो भी अभियोजन पक्ष मतलब जो भी पीड़ित है शिकायत करता है पूरी उसकी साक्ष्यों की सूची जो भी साक्ष्य सूची रहती है वो अब तक फाइल नहीं कर देता जब तक क्या है फिर आगे समन या वारंट नहीं भेजा जाएगा। उपरोक्त समन या वारंट के साथ परिवाद की एक प्रति भी होगी। यदि ऐसी आदेशिका के लिए कोई फीस व्यय है तो फीस देने पर ही आदेशिका जारी की जाएगी, अन्यथा नहीं। मतलब जो भी फीस है यदि वहाँ पे लग रही है इशू करने में तो वो देनी पड़ेगी वहाँ पे। और जो समन या वारंट भेजेंगे अभियुक्त को उसमें क्या है जो भी मतलब जो कंप्लेंट लगाई गई है परिवाद लगाया गया है उसकी एक कॉपी भी भेजी जाएगी उसको, और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो हमारे 5 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। थोड़ी स्पीड ज़्यादा थी लेकिन होप यदि आप 1-2 बार देखें या फिर थोड़ा स्लो मोड में सुने तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वीडियो बड़ा हो सकता था इसलिए जल्दी से जल्दी शॉर्ट टाइम में उसको कवर करने का पूरा प्रयास किया गया। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो दोनों फटाफट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे मटेरियल और लॉ से जुड़े वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम चैनल की लिंक देख सकते हैं, उस पर क्लिक कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको बहुत सा मैटर मिल जाएगा
जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं एडवोकेट प्रियंक डेमोले आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।